नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत व्याकरण का भाग 11 एकादश प्रकरण है जश्त्व संधि। हमने पूर्व वाले वीडियो में अनुस्वार हल संधि के कुछ 2 संधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज अपन अगली संधि पढ़ेंगे जश्त्व संधि। सबसे पहले हम इस नाम के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि ये जश्त्व बनी कैसे। आपने पहले पढ़ा था माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, उसके अंदर माहेश्वर सूत्र क्रमांक 10 व जबगढ़ 10 इस नाम से हैं। तो देखिए उसी के आधार पर इसका नाम बना जश्त्व संधि जबगढ़ 10। ये माहेश्वर सूत्र क्रमांक 10 है जबगढ़ 10। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हलंत को छोड़ दें, इसमें माहेश्वर सूत्र में इसकी गणना नहीं होती है। बाकी सारे के सारे जो वर्ण हैं कौन है, ज ब ग ड द, ये सब कौन है, ये सभी 5 वर्गों के तृतीय वर्ण हैं। 5 वर्गों के तृतीय वर्ण हैं, इसलिए ये सभी तृतीय वर्ण होने के कारण और ये 10वां सूत्र जबगढ़ 10, इसके आधार पर इसका नाम बना जश्त्व संधि। अब इसका हम नियम को पढ़ेंगे तो थोड़ा इसको हम और आगे विस्तार से इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, समझाएंगे। तो पहला इसका सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है झलाम जसो अंते, और लिखेंगे हम झलाम जसो अंते। यानी झल बदल जाता है जश में, और झल कौन है यह भी हमको माहेश्वर सूत्र से समझना पड़ेगा। तो देखिए पूर्व पद में होगा झल और वो बदल जाएगा जस में। इसको हम थोड़ा और समझते हैं। पूर्व पद और पर पद 2 पद है, इसके अंदर झल होंगे और ये बदल जाएंगे जस में। अब झल कौन है इसको समझने के लिए हमारे पास सब कौन होंगे, माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र में झल कौन है तो हम चर्चा करेंगे सूत्र क्रमांक 9 से और 14 तक। 9 से 14 तक ये सभी झल कहलाएंगे। यानी 9 कौन सा है, 9 है गढ़ 10, 10वां है जबगढ़ 10, 11वां है खप छटत चटत, 12वां है कपय, 13वां है श श सर, 14वां हल। ये सब के सब झल कहलाते हैं। और ये अंत में बदलेंगे किस में, जस। और जस कौन है ये आपके सामने लिखा है, यानी झल बदल जाता है जस में। अब इसके जब हम परिभाषा लिखेंगे उस समय आपको और अधिक इसमें विस्तार से बताएंगे कि झल और जस में कैसे बदलता है। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा को हम इस प्रकार लिखेंगे व्याख्या के रूप में, और इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है। अर्थ इसका, इस सूत्र का अर्थ हम लिखेंगे पदान्ते झलाम जसः स्यु। पदान्ते झलाम जसः स्युः, यानी पद के अंत में झल का जस होना, यह जश्त्व संधि का सूत्र है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं और वह इस प्रकार हम लिखेंगे
इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। पदान्ते पदान्ते झल प्रत्याहारस्य प्रत्याहारांतर्गत वर्णानाम अब झल पद में कौन कौन होंगे? तो देखिए, वर्गस्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और कौन होंगे? वर्णानाम, इसके साथ ही और होंगे हमारे साथ श, स, ह। स, ह, ये सब वर्णानाम च, ये झल प्रत्याहार कहलाते हैं। ये किस में बदलेंगे? स्थाने, यानी झल प्रत्याहार वर्णों के स्थान पर जस प्रत्याहारस्य। जस प्रत्याहारस्य, और जस कौन हो गए? ज, ब, ग, ड और द वर्णः भवन्ति। अब इस बात को मैं हिंदी में भी आपको समझा सकता हूँ, लिख करके भी हिंदी में भी समझ सकते हैं, आपको यो समझ नहीं आए। इस परिभाषा को समझा देता हूँ कि पदान्ते झल प्रत्याहारांत अंतर्गत वर्णानाम वर्गस्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णानाम श, स, ह वर्णानाम च स्थाने जस प्रत्याहारस्य, और जस कौन होंगे? जब, गड, दस वर्णः भवन्ति। यानी यदि पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, यदि किसी भी पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण हो, या फिर कौन हो सकते हैं इसके साथ ही और उसके पश्चात और इसके पश्चात और इसके साथ हमने आपको बताया था, इसमें कौन? स, ह वर्ण ह, श, स वर्ण हो तो यह भी हो सकता है, हो तो तथा हो तो तथा पर पद में किसी भी वर्ग का
तथा परपद में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान पर अपने ही वर्ग का होने पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यह था। अब परिभाषा को इस प्रकार हम देखिए, और विशेषकर यदि हम ये नहीं लिखते हैं स श ह तो भी चलेगा। परिभाषा एक बार हम इस प्रकार वापस समझते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण हो तथा उसके पश्चात कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण हो तो उनके स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब इसको हम एक बार उदाहरण के साथ अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूँ, इसको इस प्रकार समझते हैं। जगत धन ईश, ये आपके सामने उदाहरण लिया। अब मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी पद के अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण है, इसके अंदर किसी भी वर्ग का या तो प्रथम वर्ण हो या द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो। अब देखिए, त कौन है? प्रथम वर्ण है। त वर्ग का प्रथम वर्ण है। और हमने पर पद की बात की, या तो कोई भी स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, तो ये जो त है, यह त अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। यानी यह त का तृतीय वर्ण कौन होगा? त थ द, त थ द, यानी द। त के स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? देखिए, हम लिखेंगे जग, अब द हो गया। आगे चूंकि स्वर है और ई है तो ये इसके साथ ई जुड़ जाएगा, जो कि अनुस्वार संधि का नियम है। तो ये जगदीशः, इस प्रकार का ये शब्द बन गया। ऐसे ही देखिए दूसरा उदाहरण, षट धन आनन। अब इसमें देखिए, प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण ट है, ये प्रथम वर्ण है और आगे स्वर है, इसलिए ट अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेंगे। तो इस प्रकार बनेगा सडा ननः। ऐसे ही शुप धन अंत, ये इस प्रकार का एक उदाहरण है। शुप धन अंत, तो क्या बनेगा? सुबंत, सुबंत। ऐसे ही षट धन आम्राणी भी लिख सकते हैं। षट धन आम्राणी, तो ये भी क्या बनेगा? ट किस में बदलेगा? तृतीय वर्ण में। और तृतीय वर्ण इसका हो गया ड, और चूंकि आ है इसलिए ट में मिल गया, इसलिए ड पूरा हो गया, इसलिए डा। और षडाम्राणी,
इस प्रकार शब्द बना। ऐसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, दिक धन अंबर, दिक धन अंबरः, तो क्या बनेगा? दिगंबरः। दिगंबरः। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद बराबर चिदानंदः। इसी प्रकार उत धन अयन, उत धन अयन बन जाएगा उदयन। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, वाक धन अत्र, वाक बोलना, वाक धन अत्र बराबर वागत्र। वागत्र। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं उदाहरण स्वर के। ऐसे ही हम इनके साथ यदि तृतीय और चतुर्थ वर्ण आ जाए तो हम किस प्रकार लिखें, ये भी हम उदाहरण इनके साथ देख सकते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण हम लिख सकते हैं, बुद्ध धन धी, बुद्ध धन धी। अब ये देखिए, ये तो सभी पर पद का प्रथम वर्ण स्वर था। अब देखिए, पर पद का प्रथम वर्ण या तो तृतीय वर्ण होगा या किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा। अब देखिए, यहाँ ये चतुर्थ वर्ण है, यहाँ कोई भी हो सकता है, प्रथम वर्ण भी हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, तृतीय हो सकता है, चतुर्थ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ चतुर्थ या तृतीय वर्ण वाले वो कैसे उदाहरण बनेंगे? तो देखिए, बुद्ध धन धी बराबर बुद्धि। अब आप में से कोई कह सकता है किस प्रकार बुद्धि क्यों बना? तो देखिए, ये चतुर्थ वर्ण है, ये बदल गया तृतीय वर्ण में, यानी ध किस में बदल गया? द में। इसलिए द और ये ध है ही। आप में से कहीं हो सकता है कि द तो पूरा दिख रहा, ध आधा है, जबकि ध क्या है? बड़ा है और द आधा है। ऐसे ही तत् धन धनम या धनः, तत् धन धनः बराबर क्या बन जाएगा? तत् धनः। तत् धन धनः बराबर तत् धनः। ऐसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, लब धन धमम, लब धन धम। लब धन धम, ये चतुर्थ वर्ण है, या भी चतुर्थ है या कोई भी वर्ण हो सकता है, या तृतीय चतुर्थ हो सकता है, तो बनेगा लब धम। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, जगत धन बंधु, अब देखिए ये कौन है? त वर्ग प्रथम है, यहाँ तृतीय वर्ण है, इसलिए ये जो त है ये अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तो बनेगा जगत बंधु। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, सद्गुण, सतधन गुण, सतधन गुण बराबर सद्गुण। ऐसी उत धन योग, उत धन योग बराबर बनेगा उद्योग। उत धन योग बराबर
उद्योगः। कैसे बना? त का द और य मिलकर के देव बन गया, संयुक्त वर्ण है। इसी प्रकार हम ऐसे खूब सारे उदाहरण दिग्धन गज, वाग्धन जालम, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। दिग्धन गज बनेगा दिग्गज। दिग्धन गजः बराबर दिग्गजः। तो इस प्रकार इस संधि में हमने अध्ययन किया कि पूर्व पद के पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण हो और परपद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का या तो चतुर्थ या तृतीय वर्ण या कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। ये हमने इस जस्त्व संधि में पढ़ा। और यहाँ पर मैंने एक जगह पहले लिखा कि इसमें श, श, स, ह हो, ये आवश्यक भी नहीं है, लेकिन झल के अंदर ये आते हैं क्योंकि इसका वर्ग नहीं होता अपने वर्ग का तृतीय वर्ण। इसलिए समझने की दृष्टि से हम पांचों वर्ग के ही अंतर्गत रखा जाए तो अति उत्तम होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।